हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो धूम 89.6 के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अमिता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में आपको रूबरू कराते हैं हमारे ही क्षेत्र के किसी खास मेहमान से। दोस्तों, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। झूठ, फरेब, अपना पराया, गलत सही इन्हें कहाँ पता होता है। ये तो मनमौजी होते हैं, अल्हड़ होते हैं, अबोध होते हैं। इन्हें तो बस उड़ना आता है, चहकना आता है। खुद को महफूज कैसे रखना है ये इन्हें कहाँ आ पाता है। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर स्वरूप इनके माता पिता का साया इनके साथ होता है। लेकिन जिन बच्चों के साथ कोई महफूज साया न हो, उनकी देखभाल करने वाला, उनके अधिकारों की देखभाल करने वाला कोई ना हो, तो उन बच्चों का क्या। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीता राजलक्ष्मी जी, जिनसे आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं, कुछ उनके बारे में और कुछ बच्चों के संरक्षण के बारे में। पुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अमिता जी, आपने हमें बहुत अच्छे से बुलाया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका। जी मैम, आप आए और आज जो मुद्दा लेकर आए हैं, जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में जानकारी देने की। जी तो मैम, सबसे पहले आप बताएं हमारे श्रोताओं को अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं। जी, एक्चुअली अमिता जी, मैं बिहार से हूँ। जी, बिहार में ही हमारी बॉर्न हुई है और हमारी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। कॉलेज, ग्रेजुएशन और पीएचडी चूंकि मैंने किया है वो रांची यूनिवर्सिटी रांची से किया है। अच्छा। और एमबीए मैं बाहर से मैंने किया है। बाहर से मतलब इंडिया से ही किया है। ओके, लेकिन अलग स्टेट से मैंने किया है। जी। और इसी तरह से करते करते आगे बढ़ते बढ़ते, चूंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था बचपन से ही। मैं बहुत, जैसे किसी की हॉबी होती है नाचना, गाना, खेलना, कूदना, शुरू से हमारी हॉबी रही है पढ़ाई। जी। पता नहीं क्यों वो कैसे आ गया, हमारे जीन में है, क्योंकि हमारे फोरफादर से ही बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं लोग। तो मुझे भी लगता था कि नहीं, अगर हमारे पास अगर ये ऐसी चीज होती है, पढ़ाई ऐसी चीज होती है जो कोई किसी से चुरा नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान किसी से बांटने से और बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, और लेने से तो बस इससे तो और अच्छी बात है कि आप जितना ज्यादा ज्ञान समेट लें चारों तरफ से। तो शुरू से वो हमारी हॉबी रही है। और फिर मुझे बाहर भी जाने का मौका मिला, मॉस्को, वहाँ मैंने टीचिंग किया। तो वहां से फिर मैं लौटी। तो ऐसे हमारी टीचिंग स्टार्ट करते करते आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, और सब ईश्वर की देन है। और हमारे फैमिली, हमारे माता पिता, और हमारी शादी भी ऐसे घर में हुई जहाँ एजुकेटेड फैमिली है। तो ये हमारा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती हूँ इस मामले में कि एक इक्विवेलेंट फैमिली जो होती है ना मैम, कि एक होता है अप एंड डाउन, एक होती है कि आप वहाँ जा रहे हैं तो फिर आपको मना किया जाता है कि नहीं अब बहुत हो गया पढ़ाई, अब आगे नहीं करना। लेकिन हमारी फैमिली ऐसी थी कि खुद मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि नहीं, तुम्हें अमर लती नहीं बनना है, तुम्हें किसी पेड़ के सहारे नहीं ऊपर आगे बढ़ना, तुम्हें खुद आगे बढ़नी है। तुम्हारी एक पहचान होनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की जो होती है ना, जब वो अनमैरिड होती है तो वो क्या लिखती है, पुनीता राजलक्ष्मी, डॉटर ऑफ डॉक्टर सुरेश नाथ सिंह। ठीक है। जब वो शादी होती है तब वो लिखती है डॉक्टर पुनीता राजलक्ष्मी, वाइफ ऑफ इंजीनियर पुष्पेंदु कुमार तिलक। लेकिन ये कब होगा, जब मैं खुद लिखूंगी डॉक्टर पुनीता राजलक्ष्मी, चेयरपर्सन CWC रायगढ़, छत्तीसगढ़। बहुत अच्छी सोच है, और आपके इन लॉज ने, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना सपोर्ट किया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके सपने बीच में टूट नहीं पाए। तो मैम, आप इस फील्ड में कैसे आई, कैसे आप चेयरपर्सन बनी, ये मतलब ये जर्नी आपकी कैसे रही, कैसे शुरू हुई? एक्चुअली मैम, हमारी जर्नी तो बहुत ही हैप्पीनेस रही है, मैं इस चीज को बोल सकती हूँ। और मॉस्को से लेकर के रायगढ़ तक जहाँ मैं भी हूँ, बहुत ही स्कूल में मैंने जॉब किया है, बहुत सारे स्कूल में मैंने जॉब किया है, कॉलेज में मैं बहुत सारे जॉब किया है। लेकिन जब ये आया यहाँ पर कि मुझे जब ये मौका मिला, किसी ने मुझे बताया कि चूंकि मेरा फील्डिंग है बाल कल्याण समिति, मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट से मैंने PhD किया है। अच्छा। तो जी, उसी में मैंने PhD की एक टॉपिक होती है मैम, तो चाइल्ड डेवलपमेंट फील्ड से मैंने PhD किया है। तो उसी पे किसी ने मुझे बताया कि मैम ये एक बार आप प्लीज फॉर्म को देख लीजिए। तो मैं बोली कि
मुझे पता नहीं था एक्चुअली कि बाल कल्याण समिति होती क्या है। नहीं पता थी। तो जब मैं फॉर्म को देखी तो मैंने फॉर्म फिलअप किया, फिर बहुत मैं इजी गोइंग थी कि अरे यार होना थोड़ी है ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इसमें, बहुत सारे जान पहचान के भी लोग होते हैं। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने जब मैं गई रायपुर, तो संचालनालय में इंटरव्यू था हमारी, जब मैं गई फिर जब वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं एक चीज अपनी पर्सनल शेयर करूंगी। जब मैं इंटरव्यू में मैम गई वहां पर, तो विद इन अ 7 सेकेंड मैं स्टैंड रही चेयर के पीछे, क्योंकि मुझे किसी ने बोला नहीं बैठने के लिए और मैं बैठी नहीं वहां पर। तो आपने परमिशन नहीं ली कि मैं क्या? नहीं, बिल्कुल परमिशन नहीं ली। मैं मे आई कमिंग करके अंदर गई, ठीक है ना, लेकिन मैं चेयर के पीछे खड़ी थी। मुझे ये एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने सिखाया कि जब तक सामने वाली ऑथोरिटी अगर आपको बोले नहीं हैव अ सीट, तब तक आपको नहीं बैठना है। तो मैं बैठी नहीं, और पता नहीं, आई डोंट नो कि ये चीज उनको कितनी अच्छी लगी। मैं नहीं बता सकती हूँ आपको ये चीज कितनी अच्छी लगी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि यू हैव अ लॉट्स ऑफ पेशेंस मैम, ओके, हैव अ सीट। एक्चुअली एग्जामिनर यही सब चीजें नोटिस करते हैं, देखते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है और आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है और आप किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि वो संस्कार आपने ध्यान रखा और उस टाइम आपने वैसे परफॉर्म किया। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे मैम, बाल कल्याण समिति जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि बच्चों के कल्याण के लिए समिति बनाई गई है, लेकिन फिर भी आप हमें इस समिति के बारे में कुछ संक्षेप में बताएंगी कि हमारे श्रोताओं को इस बारे में पता चले ये क्या समिति, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी जरूर से मैम। एक्चुअली बाल कल्याण समिति जो मैम है वो जिन्हें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर JJ एक्ट के तहत प्राप्त है ये। अच्छा, ठीक है। ये कमेटी जिले में बालकों के देखरेख संरक्षण के लिए के हित में है, क्योंकि बच्चों का हित कहाँ जाता है। एक्चुअली जिनके पेरेंट्स हैं उनका तो समझ में आता है मैम कि जिनके पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स ही अच्छा और बुरा क्या होता है, उनकी पॉजिटिविटी कहाँ जाती है। बच्चों के बारे में जितना अच्छा हो सके कहते हैं कि अगर गॉड ने अगर ये चीज दिया ना हर एक पेरेंट्स को लिखने के लिए कि अपने बच्चे का फ्यूचर लिखे, तो कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है इस पृथ्वी पर कि जो अपने बच्चे का ब्राइट फ्यूचर ना लिखे। सही बात। लेकिन जिनके पेरेंट्स नहीं हैं वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो वो हमारा बाल कल्याण समिति जो है उनकी देखरेख सर्वोत्तम हित के लिए काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा योगदान है। मतलब सच में ऐसे बच्चों का क्या, कहाँ जाएं बेचारे बच्चे, और फिर यही बच्चे आगे चलकर कुछ भी स्टैंड ले लेते हैं और जो कि समाज के लिए ठीक नहीं होता। तो मैम ये बाल कल्याण समिति सरकारी है या प्राइवेट? नहीं मैम, ये गवर्नमेंट है। अच्छा, ये सरकारी है, टोटली गवर्नमेंट है। तो मैम इस समिति में बच्चे जो होते हैं वो किस एज तक के बच्चे आप लेते हैं इसमें? मैम एक्चुअली इसमें 0 to 6 years, एक्चुअली कहा जाए तो 0 to 18 years होते हैं जो डिवाइड होते हैं। अच्छा, जो 0 to 6 years होते हैं, फिर 6 to 12 years होते हैं, फिर 12 to 18 years होते हैं, ऐसे करके बच्चों का डिवीजन रहता है इसमें। अच्छा जी। तो आपको ये बच्चे मिलते कैसे? कहने का मतलब है कि आप तक बच्चे कैसे पहुंचते हैं? आपकी संस्था के लोग लाते हैं या फिर बाहर से कोई आपको इन्फॉर्म करता है इस बारे में? नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चे जो है ना बहुत तरह से हमें मिल जाते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को नहीं पाल पाते हैं। जी, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही पुअर होती है, ठीक है। तो वो अपने बच्चे को हमारी संस्था में दे देते हैं कि हम नहीं पाल पाते हैं, तो वैसे बच्चे हमारे यहाँ आ जाते हैं। अच्छा जी। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो जिनके फादर हैं तो मदर नहीं है, मदर है तो फादर नहीं है, तो वैसे भी बच्चे हमारी संस्था में रहते हैं। और कोरोना टाइम में तो ये ऐसा बहुत हुआ है कि बच्चे अनाथ हुए हैं। जी, सही बात है, ये भी बात है। और ऐसे जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो मिसिंग रहते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि कहीं से ट्रेन में बैठ करके आ गए बच्चे, तो यहाँ पे स्टेशन पे उनको CRPF कुछ पकड़ लेते हैं, फिर वो चले आते हैं। फिर उनकी सब चीज डेटा वोटा निकाल के उनसे पूछ के फिर उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है पेरेंट्स का, SIR वगैरह करा करके। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ऐसे होते हैं बच्चे कि घुमंतु बच्चे होते हैं। जैसे आप देखिएगा कि रोड के किनारे कंधे पे थैला लेकर के अपना कुछ बिन रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि करना नहीं चाहिए समाज में।
अच्छा अच्छा, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, किसी मारपीट कर रहे हैं या फिर गार्बेज उठा रहे हैं, मतलब कुछ भी उसमें से कुछ भी उठा रहे हैं और वो सब उठाते हैं। जी। और कुछ उनकी हैबिट भी हो जाती है, जैसे कि आप ड्रग्स लेना, सुलेशन लेना, कुछ इस टाइप की भी हैबिट्स हो जाती है, सिगरेट पीना बहुत कम छोटी उम्र में। तो वो घुमंतु बच्चों में आते हैं, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप, उनकी सर्कल, उनकी एनवायरनमेंट यही होती है। तो वो बच्चे भी अगर हमारी आते हैं, वो बच्चे को भी अगर मान लीजिए कि किसी ने बताया कि यहाँ बच्चे हैं ऐसे आ रहे हैं, या फिर जो रोड के किनारे जो भीख मांग रहे हैं, तो उन बच्चों को भी हमारी संस्था बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि और बच्चों को करती है वैसे उनकी भी देखभाल करती है। अरे वाह, ये तो बहुत मतलब संस्था ने इतना अच्छा योगदान संस्था दे रही है जी, बच्चों को संवार रही, उनकी जिंदगी संवार रही है। बहुत बढ़िया काम है मैम, बहुत अच्छी जानकारी आप आम जनता तक पहुंचा रही हैं। तो दोस्तों, आपने अगर अभी रेडियो धूम को ट्यून किया है तो हम आपको बता दें कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीता जी। पुनीता जी, बाल कल्याण समिति हमारे रायगढ़ में कहाँ है और ये संस्था कब से है? ये बाल कल्याण समिति हमारे रायगढ़ में आपको मिनी स्टेडियम देख रहे हैं, जी, उसी रोड में है मैम। अच्छा, और ये महिला बाल विकास की जस्ट सटी हुई इसकी बिल्डिंग है। अच्छा जी, वहीं पर बाल कल्याण समिति है। अच्छा, और वहीं पर मैं बैठती हूँ, और हमारे साथ हमारे पूरे जितने भी मेंबर्स हैं और स्टाफ हैं सारे वहीं बैठते हैं। ओके, तो ये एक ही है या इसकी और भी ब्रांच? नहीं, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं ये। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक बाल कल्याण समिति होती है जो बच्चों के सर्वोत्तम हित में काम करती है, उनके संरक्षण के लिए, उनकी जो बेस्ट जो बोलते हैं, हाँ, बेस्ट केयर के लिए उनका काम करती है। तो अगर आपकी संस्था तक पहुंचना हो तो क्या माध्यम है, कैसे लोग आप तक पहुंचे, कैसे कांटेक्ट करें? कुछ नहीं है, आप सीधे बाल कल्याण समिति आ जाइए। अगर आपको कुछ काम है, अगर आपको कुछ बच्चे की जानकारी चाहिए तो आप आ जाइए, या फिर वहाँ पे हर एक जगह पे फोन नंबर लिखे हुए रहते हैं। अच्छा, बाल कल्याण समिति के जितने भी मेंबर्स हैं उनके चेयरपर्सन, उनके फोन नंबर्स लिखे रहते हैं। आपको अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर आप किसी से ले भी सकते हैं। आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं कि या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कुछ अगर आपको लगता है कि हमको किसी बात पे डिस्कस करनी है या फिर पूछना है, या फिर हमें कुछ हेल्प भी चाहिए जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलते हैं, अच्छा, तो वो आपको बता दी जाएगी। बिल्कुल जी, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और अभी हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत लोगों तक ये बात गई होगी, उन्हें पता चला होगा कि ऐसी भी कोई समिति होती है, तो वो जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। जरूर से। तो अभी आपने हमें बताया कि किस एज के बच्चों को आप अपनी संस्था में रखते हैं, जी, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन बच्चों को आप किस एज तक अपनी संस्था में रखते हैं, बड़े होने के बाद उनका क्या भविष्य होता है, इसके लिए आप क्या करते हैं? एक्चुअली मैम, हम लोग 0 से लेकर के 18 साल के बच्चों को रखते हैं अपने यहाँ, जिनकी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। लेकिन 18 से जैसे ही एबव होते हैं बच्चे, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लेकर के आए हुए हैं। जैसे एक आफ्टर केयर होता है, एक फॉस्टर केयर, जो कि हमारे कार्य में नहीं आते हैं वो, बट उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा उपाय बना के रखा हुआ है कि जैसे ही बच्चे 18 के नजदीक आते हैं तो उनको पहले से ही ट्रेनिंग वगैरह देना बच्चों को, ताकि वो बाहर निकल करके अपने पैर पे खड़े हों। ये नहीं है कि आपको 4 टाइम खाना मिल रहा है, या फिर आपको बहुत अच्छे से ड्रेसअप मिल रहा है, या बहुत अच्छी आपकी हर फैसिलिटी को पूरी की जा रही है। आपको संस्था के अंदर हर एक चीज, जैसे कि हम अपने बच्चे को देते हैं, वैसे एक संस्था भी वो सारे बच्चों को देती है। अच्छा। तो हम तो एक बच्चे को देते हैं, वो तो इतने सारे बच्चों को देती है। सही बात है, सही बात है जी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अभी जैसे मैंने सुना है महिला बाल समिति, तो ये आप इन्हीं का हिस्सा है, मतलब? जी, अच्छा, हाँ। तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या ये महिला बाल समिति को हैंड ओवर महिला बाल विकास, जी, महिला बाल विकास समिति को, हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद 18 के बाद ये सारा वो चीज देखती हैं, वो लोग देखते हैं लोग। अच्छा, तो जैसे मैंने ये भी सुना है कि इन बच्चों के पॉकेट मनी, जैसे हम कह सकते हैं पॉकेट मनी, तो इनके खर्चे के लिए किस एज के बाद आप उन्हें ये पॉकेट मनी देते या आप अपने पास रखते? एक्चुअली नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है कि पॉकेट मनी इसको हम नहीं बोल सकते हैं। एक्चुअली उनके सर्वोत्तम हित के लिए जो कुछ गवर्नमेंट से जो फंड आते हैं, वो हमारे पास नहीं आते हैं, वो उन्हीं के पास आते हैं। किनके, मतलब महिला बाल विकास, हाँ, उधर ही आते हैं। और फिर वहीं से जो भी खर्चे पानी होते हैं वहीं से दिए जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब एक तरह से आप इसे ऐसे मान ले जैसे हम
एज अ पेरेंट सोचें कि हम अपने बच्चे के हाथ में पैसे नहीं देते ताकि वो मिसयूज ना कर ले, है जी, ना? आजकल तो बहुत ज्यादा मिसयूज भी होने लगा, करते हैं, बच्चे कुछ और ही ले लेते हैं। तो अच्छा है कि पेरेंट्स पूछ करके उन्हें उनके हिसाब से खर्च उनके ऊपर करें। वैसे ही ये समिति करती होगी कि बच्चे की नीड देख करके उनको वैसे खर्च के लिए देती है, या वो खुद ला कर दे देते होंगे। जी, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब एक तरह से पूरी तरह से पेरेंट का ही रोल निभा रही है समिति। तो मैम, अब मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है कि इन बच्चों की स्टडी जब कंप्लीट हो जाती है और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनकी शादी भी सरकार कराती है, या इन सब का खर्चा वो मतलब कैसे होता है, सरकार क्या करती है, कैसा है इसकी स्कीम, क्या है? जब लड़कियां जब 18 अबव हो जाती हैं, 18 से ऊपर जब हो जाती हैं, तो पहले तो 18 होते होते इनकी स्कूलिंग जो होती है बहुत अच्छे ढंग से की जाती है, जिसमें क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत तरह के बच्चे आते हैं। मैंने अभी जैसा बताया कि घुमंतु बच्चे आते हैं, मिसिंग बच्चे आते हैं, और भी जो बच्चे पेरेंट्स छोड़ देते हैं यहाँ पे, या फिर बच्चे कहीं से चले आए, बच्चे पता नहीं चलता उनका, कुछ घर वर पता नहीं चलता, उस तरह के बच्चे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो उनकी स्कूलिंग करते करते उनको बहुत सारे, जैसे कि जो भी बच्चे को पसंद है, जिस भी मतलब कह सकते कि क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन हो गया, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, अदरवाइज आपको नर्सिंग हो गई, तो जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है या फिर उस बच्चे को उस वे में डाला जाता है, वो बच्चे 18 होते होते और अपने पैर पे खड़े होने का, उसके बाद जब ये उसके पूरे कोर्सेज, मैं बताऊं मैम आपको, पूरे फ्री ऑफ फंड में कोर्सेज कराए जाते हैं। गवर्नमेंट इतना कर रही है बच्चों के लिए कि मतलब हम तो अपने बच्चों के एडमिशन कराया तो हमें फी लगती है, 100 दफा सोचना पड़ता है। जी। हम देखते हैं कि हाँ ये वाला बहुत कॉस्टली, वो वाली बहुत कॉस्टली है, नहीं तो फिर सोचते हैं जहाँ से भी करना बच्चे कर ले। गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सेवाएं सुविधाएं दे रही है। बताइए, पूरी सेवाएं देती हैं, और वो टाइम टू टाइम पैसा पेड, टाइम टू टाइम हर चीज, बच्चे का यूनिफॉर्म से लेके बुक्स, कॉपीज, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चे को बस पढ़ना है, चाहे वो जिस भी एरिया के बच्चे हो, चाहे वो जैसे भी बच्चे हो। बताइए, सच में ये तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि एजुकेशन को इतना महत्व दे रही है सरकार। और जैसे ये बच्चे काफी एज के बाद भी मिलते होंगे, जैसे कुछ बच्चे 0 साइज के, कुछ बहुत बड़े, फिर उनको भी टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं मैम, तो उनको सिखाना आसान होता है। लेकिन फिर भी मैं तो सबको मतलब तहे दिल से नमन करती हूँ अपने जो हमारे स्टाफ को, और जो सुपरिटेंडेंट है हमारे, जो काफी पेशेंस से काम लेते हैं वो लोग, एकदम सुपरिटेंडेंट लोग हैं कि काफी पेशेंस से काम लेते हैं। उनकी 24/7 आवर्स की जॉब रहती है, एकदम सच में ये तो बहुत पेशेंस वाला काम है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपना पेशेंस खो देते हैं टाइम के बाद, लेकिन वो पेशेंस के साथ इतना कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैंने पूछा, आप इनकी शादी के लिए फिर आगे क्या कैसे करते हैं? इनकी शादी के लिए वही होता है कि जब बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, या फिर जब ऐसा लगता है, तो फिर मैं बताई महिला बाल विकास के अंडर में हम लोग आते हैं। महिला बाल विकास के अंडर ही बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट आते हैं। तो महिला बाल विकास ही मेन है जो सारा काम करवाती है, जो गवर्नमेंट के रिश्ते भी ढूंढना, ये सब रिश्ते ढूंढना नहीं मैम, इतने अच्छे रिश्ते आते मैं बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, मतलब अच्छे एजुकेटेड फैमिली के रिश्ते आते हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और क्रॉस वेरिफिकेशन भी महिला बाल विकास पूरे अच्छे से करती है कि लड़के कुछ वैसा तो नहीं करते हैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि हम अपने बच्चे के लिए करते हैं कि क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है, वैसे ही पूरा। लेकिन बहुत अच्छी फैमिली मिलती है। और सपोज जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, मतलब शादी के बाद है ना, मैरिड लाइफ सक्सेस नहीं रही, तो फिर उसके बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? तब भी समिति साथ देती है उनका? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, ये तो सरकार की ओर से सच में बहुत ही अच्छा सहयोग है, बहुत बड़ा कदम है। हमारा महिला बाल विकास इतना अच्छा काम करता है ना कि मैं भी जब यहाँ पे आई ना, मतलब जब मैं इस डिपार्टमेंट में आई ना, तो मुझे पता चला कि इतना अच्छा काम महिला बाल विकास करता है कि मुझे सच में नहीं पता था। लेकिन आने के बाद पता चलता है, कहते हैं ना कि आप जब दूर से रहो तो पता नहीं चलता है, जब आप नजदीक आते हैं तो पता चलता है कि ये क्या है, क्या चीज है, सही क्या बात है, चीज है। वाकई में। तो मैं अपने आप को तो खैर बहुत ही ब्लेस्ड समझती हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट की एक पार्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, छोटी सी ही पार्ट हूँ, बट पार्ट हूँ तो सही। नहीं, आप बहुत बड़ी बात है। हाँ, सच में इसमें इस और कदम बढ़ाना और इसमें इंटरेस्ट से काम करना, ये बहुत बड़ा आपका योगदान है इसमें। मैम, जैसे कभी कोई बच्चा खो जाता है संस्था से, है ना, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस केस में पुलिस को जवाब कौन देता है? अगर कोई बच्चा सपोज दैट खो जाता है, तो पहले तो वो लोग बच्चे को ढूंढते हैं,
बच्चे को ढूंढना भी तो मेरा काम है। मेरा बच्चा तो अगर गुमा बाई दिबे तो पहले बच्चे को तो मैं ढूंढूंगी। सही बात है। उसके बाद वो लोग बाल कल्याण समितियों को बताते हैं कि बच्चा ऐसे निकल गया है। उसके बाद फिर होता है कि चलो FIR करवा देते हैं। फिर भी इतनी ज्यादा मतलब लिंक इतनी हाईएस्ट है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। बच्चे तुरंत मिल जाते हैं। अरे वाह। मैं तो शुरू में समझ ही नहीं पाती थी ये बच्चे जाते का और लोग पकड़ कैसे लेके चले आते हैं बच्चे। कर लाते हैं। और उनको भी आइडिया हो गया ना कि बच्चों की रेंज कहाँ तक, किस रेंज तक भाग सकते, कहाँ तक जा सकते, क्या प्रॉब्लम। बच्चे जाते नहीं कि 1 घंटे में बच्चे चले आते हैं। अरे वाह। और हमारे पास फिर चले आते हैं, मैम बच्चे मिल गए। हम लोग चलो थैंक टू गॉड कि बच्चे मिल गए एटलीस्ट एकदम। नहीं मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी काफी अवेयर है। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा है। नेटवर्किंग बढ़िया है, बहुत ज्यादा है। अच्छा मैम, ऐसी कोई घटना आपको याद आ रही हो कि बच्चा खो गया हो या कोई किसी कारण से, मतलब कैसे खोते हैं, क्या रीजन रहता है, कहाँ चले जाते हैं बच्चे? जैसे कि एक बार की मुझे घटना याद आ रही है मैम कि जब मैं शुरू ज्वाइन की थी तो पता चला कि एक बच्चे, मुझे रात को कॉल आया कि मैम बच्चे निकल गए हैं। तो मैं बोली बच्चे निकल गए हैं मीन्स, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे निकल गए, किधर निकल गए बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे निकल गए थे कि कुछ एक बच्चे? अच्छा एक बच्चा चला गया था। हाँ। तो वो पता चला कि वो संस्था से स्कूल गया जी और स्कूल से लौटा नहीं। अच्छा। तो क्या होती है, काउंटिंग होती है, बच्चों की नंबरिंग काउंटिंग होती है, शाम को खाने के समय, अपना सोने के समय सबकी होती है। जी। तो हुआ कि बच्चा यहीं कहीं होगा आया। फिर बच्चा जब नहीं आया तो फिर मुझे कॉल आया कि मैडम ये एक बच्चा है जो मिल नहीं रहा है। मैं बोली देखिए कहाँ गया होगा। अच्छा। अब तो शाम भी हो गया है। ठीक है मैडम, हम लोग ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक मुझे बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगा कि अगर एक संस्था में अगर एक बच्चा नहीं मिला ना तो जितनी भी संस्थाएं हैं ना, सारे के स्टाफ मेंबर्स उसमें भिड़ जाते हैं। अच्छा, इतना एक्टिवली सब ढूंढते हैं। अच्छा। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई रेलवे स्टेशन गया, कोई पुलिस स्टेशन की तरफ गया, कोई मंडी गया, कोई बस स्टैंड गया, सारी तरफ में फैल जाते हैं। बताइए, इतना तो हमारे पड़ोसी भी हमारे लिए नहीं करेंगे जितनी संस्था कर रही है। हाँ, सही बात और विदिन अ हाफ एन आवर बच्चे सामने खड़े। तो कहाँ चले गए थे? तो हमारा दोस्त बोला कि फिर मैंने उससे पूछा कि मैं बोली बात कराऊं। जी। बात कराइए फोन से, मैं घर में, तो उसने बात कराइए। मैं बोली बेटा आप कहाँ चले गए थे? तो मेरे को बोल रहा है मैडम वो मेरा फ्रेंड बोला कि चलो मेरा घर तुम देख करके आना। अच्छा। हम लोग तो ये जाने का समय है कि चलो अब वो क्या है, पैदल दोनों गए। जी है ना, स्कूल की टाइमिंग 4 o'clock ऐसे समथिंग रहती है। गए पैदल 2 घंटे में पहुंचे किसी गांव में। अब वो तो रिटर्न होने भी टाइम लगेगा। सही है ना। अब उसकी मम्मी बहुत प्यार से कुछ बना करके खिलाना स्टार्ट कर दी। अच्छा। है ना कि भाई वो भी भूल गया होगा इन सब चीजों में कि इन्फॉर्म भी करना चाहिए। इन्फॉर्म भी करना, वो इन्फॉर्म कैसे करता? उसके पास तो मोबाइल वगैरह तो रहती नहीं तो बच्चों के पास। पेरेंट्स से करा सकता था कि आप यहाँ फोन कर दीजिए इस नंबर पे, है ना। उनको तो नंबर भी नहीं जल्दी याद रहता है ना कि इस फोन से नंबर से करना है। नहीं, पर ये बच्चों को तो बहुत जरूरी हो गया बताना कि आप ये नंबर से याद रखिए अगर कहीं खो जाते हैं या कहीं नहीं है, मतलब कहीं देर लग रही है। एक्चुअली बच्चे खोते नहीं है ना, बच्चे चले गए। हाँ, मतलब एक जैसे हम भी अपने बच्चों को समझाते कि बेटा कहीं लेट हो रहे हो तो इस नंबर पे कॉल करके बोल दो कि मम्मा लेट हो जाएंगे हम। तो अब से वो भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है। सबको ये कर दिया गया है कि हाँ अगर बाई दी कभी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कहीं चले गए हैं तो जिस भी पेरेंट्स के अगर चले जाती हैं या फिर कहीं फ्रेंड्स के यहाँ, तो प्लीज वहां से कॉल करके बता दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम यहाँ पर हैं। तो आप अगर नहीं आ पा रहे हो तो हम आपको जाकर के लेके आएंगे। सही बात है, नहीं तो चिंता हो जाती है। तो मैम आगे हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। जी। तो आपकी संस्था में गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड और हैंडीकैप बच्चे भी आते होंगे जी। तो इन सबको आप साथ में रखती हैं या फिर अलग अलग डिवीजन में रखती हैं? नहीं मैम, अलग अलग डिवीजन है सबका। अच्छा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग संस्था है। हाँ। जो उससे बड़े हैं उसके लिए अलग संस्था है। जो MR बच्चे रहते हैं या फिर हैंडीकैप्ड रहते हैं उनके लिए अलग संस्था बनाई जाती है। मतलब जैसे मुखबधिर बच्चे जिसको बोलते हैं, मुखबधिर जो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, ऐसे करके उनके लिए अलग संस्थाएं बनाई गई, क्योंकि फिर बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं मैम। अच्छा। तो सबके लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। बिल्कुल। हाँ। और बहुत अच्छे से ही और बिल्कुल नीट एंड क्लीन संस्था। कभी अगर मौका मिले तो प्लीज आप आइए, बिल्कुल विजिट कीजिए। और मैं चाहूंगी कि मैं आपको खुद लेके चलूंगी। बिल्कुल जरूर आएंगे। इतनी साफ सुथरी कि उतनी अच्छे तो घर भी नहीं रहते हैं हमारे। अरे वाह। हर चीज प्रॉपर प्लेस पे, और बच्चे बहुत अच्छे से काम करते हैं वहाँ पे। काम करना दैट मीन्स कि अपनी सामान को डिसिप्लिन, हाँ एक लाइन डिसिप्लिन बोल सकते हैं इस चीज को, कि डिसिप्लिन मेंटेन बच्चे रहते हैं वहाँ पर एकदम। अच्छा, सपोज इनकी तबीयत खराब होती है तो आपके पास 24 घंटों के लिए कोई अपना डॉक्टर होता है? उनके पर्सनल डॉक्टर रहते हैं। NM रहती हैं 24/7 की उनकी जॉब रहती है कि कभी भी अगर रात को भी तबीयत खराब हो, दिन को भी तबीयत खराब हो, मेडिसिन पूरी अच्छे से रहती है। क्योंकि हम लोग खुद इंस्पेक्शन करने जाते हैं, वीकेंड में इंस्पेक्शन होती है मैम।
2 to 3 टाइम्स इंस्पेक्शन की जाती है। तो हम लोग खुद सब चीज देख के रजिस्टर मेंटेन भी होती है। अच्छा अच्छा। उसमें रिटर्न में लिखना भी पड़ता है कि हमने ये चीज ठीक पाया, ये चीज ठीक पाया, ऐसे करके। तो फिर मेडिसिन भी चेक होती है, एक्सपायरी तो नहीं है। हालांकि वो लोग खुद बहुत अवेयर है, लेकिन फिर भी हम अपनी ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल वहाँ पे कह सकते हैं कि क्रॉस वेरिफिकेशन बिल्कुल जरूरी है। क्रॉस चेक करना। जी मैम। और जैसे इनके स्कूल के लिए कैसी क्या व्यवस्था है? आपका अपना पर्सनल स्कूल है या फिर आप कोई गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, एक्चुअली मैम इनके स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल दिया है। अच्छा। हाँ, जहाँ पे फ्री ऑफ फंड बच्चे पढ़ते हैं। जी जी। हाँ, जहाँ पे फ्री ऑफ फंड बच्चे पढ़ते हैं, उनकी जितनी भी फी हो सब माफ रहती है। स्कूल के ड्रेसेस वगैरह होते हैं, बुक्स होते हैं, सब फ्री रहते हैं। सब फ्री रहता है। और जैसे इनकी टिफिन की व्यवस्था कैसे करते हैं? टिफिन की व्यवस्था मैम, जिस आश्रम में रहते हैं ये लोग, जिस संस्था में रहते हैं, वहां से सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं। योगा पूरी अच्छे से उनकी रूटीन बनी हुई है। मॉर्निंग में उठ करके योगा करना, फिर अपना फ्रेश होना, फिर उसके बाद से फिर अपना बुक्स कॉपीज रात में ही ठीक कर ले। जैसे हम अपने बच्चे को समझाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे पूरा चीज है। ज्यादा अच्छे से करते ज्यादा अच्छे से करते हैं, देखकर भी मोटिवेट होते होंगे। बिल्कुल। और फिर वहीं से लंच बॉक्स उनकी पैक होती है संस्था से। और बहुत अच्छी लंच बॉक्स पैक होती है, जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं ना, सैलेड के साथ कि हाँ बच्चे खाएंगे, पानी की बोतल, वैसे एकदम। अच्छा, हरी सब्जियां, फूल, हरी सब्जियां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी बिल्कुल ताजी फल सब्जियां मिलती हैं। जी जी। ये भी हम लोग चेक करते हैं, पूरी ताजी। और सीजनल फ्रूट्स तो ऑलवेज। बताइए, इतनी सारी सहायता सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए दी जाती है, जो कि वाकई सराहनीय है। जी। तो आगे हम चर्चा में मैं ये पूछना चाहूंगी कि अभी आपकी संस्था में कितने बच्चे हैं लगभग? जैसे हमारी संस्था में मैम बच्चे बहुत सारे हैं जी। और जैसे अडॉप्शन एजेंसी है, जब वो 0 to 6 इयर्स में बच्चे रहते हैं और उसकी स्ट्रेंथ 10 है। और शेल्टर होम है, जो कुछ समय के लिए ही शेल्टर होम में बच्चे रहते हैं, जैसे कि घुमंतु बच्चे वहाँ जाते हैं या फिर मिसिंग चाइल्ड जो बच्चे रहते हैं वहाँ रहते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ 25 है। और चिल्ड्रन होम है मैम, वो शेल्टर होम में भी 6 to 18 रहते हैं, और चिल्ड्रन होम जो है मैम उसमें भी 6 to 18 ईयर्स के बच्चे रहते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ 50 है। और गर्ल्स और बॉयज होम है मैम, जो बालिकाओं के लिए है, जिसमें कि 2 चिल्ड्रन होम है, जिसमें बच्चे 50 and 75 स्ट्रेंथ में रहते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे करके बच्चे हैं। बॉयज के लिए 3 चिल्ड्रन होम है मैम, जिसकी स्ट्रेंथ है 50-50-50। अच्छा अच्छा। तो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा दिया है, जहाँ पे बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए है। बच्चे कहीं भी अपने आप को अनाथ फील ना करें, है ना। बच्चों की पेरेंटिंग जो होती है, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं, वैसे उन बच्चों की जाती है। एजुकेशन से लेके उनकी न्यूट्रिशन फूड तक। अच्छा अच्छा। हाँ, सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अच्छा मैम, जैसे मैं ये देखती हूँ कि बाहर बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी, काम कर रहे हैं, तो इस बाल श्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बाल श्रम के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि बाल श्रम जो है वो कानून द्वारा निर्धारित उम्र के, कम उम्र के बच्चों को काम करवाना होता है। जैसे गवर्नमेंट ने दिया है अंडर 14, तो अंडर 14 जब वो काम करते हैं, नाबालिग बच्चे जिसको हम बोलते हैं, तो वो बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते हैं। अच्छा। जो कि लेबर एक्ट के अधिनियम जी जी तहत 14 इयर्स के कम बालकों का, जो उसमें बालक बालिकाओं दोनों आते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों आते हैं, के तहत जो बच्चे जो काम करते हैं, जो श्रम उनको हम कहते हैं बाल श्रम कहलाते हैं। जी। और काम करवाना भी 2 टाइप का होता है मैम। जैसे देखिए कि अगर हम अपने बच्चे से कुछ काम करवाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बिजनेस वुमन रहूं और अगर हमारी शॉप हो, तो अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर मैं बोलूँ कि ठीक है मैं लंच करने जा रही हूँ, तब तक तुम थोड़ा सा देख लो, तो दैट इज अ डिफरेंट वर्क। वो तो सिखाना हुआ, वो सिखाना हुआ कि ठीक है मैं नहीं हूं, तो मेरे बिहाफ में मेरा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि वहां पे मैं जॉब कर रही हूँ, वहां पे मैं कमा रही हूँ, लेकिन अगर बाय द वे डिपेंड उन पर हो जाए, डिपेंड होना। और बाय द वे होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर है, तो पेरेंट्स बच्चों को माफत बना करके उनसे फिर लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो फिर बाल श्रम कहलाता है। ठीक है। और फिर बाल श्रम में ये भी चीज मैम आता है कि जैसे मान लीजिए वो बच्चे जो है, जो अपनी मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, जी जी, और उनके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर है, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चे कहीं पे जॉब करे, ओनली 2 to 3 आवर्स ना, उसमें भी है, तो ओनली 2 to 3 आवर्स ये गवर्नमेंट ने बनाया रूल। अच्छा। तो अगर वो 2 से 3 घंटे ही जॉब कर रहे हैं बच्चे, और उनको कुछ वहां से पैसे मिलके वो पैसे को वो अगर स्टडीज में लगा रहे हैं, तो फिर वो बाल श्रम के उसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे अपने लिए आगे पढ़ाई के लिए कर रहे हैं कुछ। लेकिन अगर पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो फिर बाल श्रम के उसमें आता है, चाहे वो किसी भी एज के हो। अंडर 14
अच्छा, तो वो किसी भी एज के बच्चे हों, अगर अंडर 14 कह रहे हैं अंडर 14, लेकिन 14 एबव बच्चे बाल श्रम के अंदर नहीं आते हैं, अंडर तो फिर वो कर सकते हैं। हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि पेरेंट अगर गवर्नमेंट ने रूल बना दिए हैं कि ठीक है अंडर 14 बच्चे जो है वो बाल श्रम में आते हैं, लेकिन अगर 14 ईयर्स के बाद भी अगर बच्चे काम नहीं करे, अगर मान लीजिए किसी की फैमिली का बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन है, तो फिर वो पेरेंट्स कहाँ से करेगा, कहाँ से करेंगे? वही मेरा मतलब वही सोचना होता है कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स नहीं है और बच्चे को अपना पेट पालना है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा श्रम, उसको तो करना ही और पड़ेगा। अगर पेरेंट्स हैं भी और वो उस लायक मतलब उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो नहीं निकल सकते काम के लिए, तो उन बच्चों को तो फिर कैसे बच्चे कमाए, कैसे खाएंगे, उसकी फैमिली कैसे चलेगी? हाँ, उस फिर एरिया में बच्चे काम करते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे बच्चे काम करते हैं जिनको अपनी स्टडीज के लिए अपने लिए जरूरत पड़ता है, लेकिन अगर वो फैमिली के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी है कि बच्चे 14 से अबव होने चाहिए, और 18 से अबव हो तो बेस्ट है। हाँ, वो तो खैर अब फिर वो तो जिम्मेदारी ही हो जाती है एक तरह से, 18 तक के बच्चे तो कर ही सकते हैं। जी मैम, आज आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, बहुत काम की जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। आप बताइए, आपको रेडियो धूम में आकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा मीता जी, मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं कैसे बोलूं कि आपने मुझे इतने अच्छे से इनवाइट किया कि कुछ बताऊं इस बारे में कि बाल कल्याण समिति क्या करी और हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितना अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके जरिए ये जानकारी लोगों तक पहुंच रही है जी। और आप रेडियो धूम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में श्रोताओं को, क्योंकि आजकल के टीनेजर्स नासमझी में गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं टीनेजर्स जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए धन्यवाद आपको। और एक्चुअली टीनेजर्स जो आजकल गलत कदम उठा लेते हैं उसमें क्या होता है कि जो अंडर 18 जो गर्ल्स होती हैं उनको समझ नहीं आता है मैडम ये क्या गलत है क्या सही है, तो वो किसी के बहकावे में चली जाती हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी क्या होती है। जब उनको कुछ लगता है तो उनके पेरेंट्स को जब पता चलता है तो फिर वो सोचते हैं कि मेरी समाज है, मेरी सोसाइटी है, मेरी पड़ोस है, अड़ोस है, हमारी फैमिली है, हमारी बदनामी हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको रेडियो धूम के मार्फत से मैं ये बताना चाहूंगी सबको कि अगर बाय द वे कभी अगर ऐसा होता है तो प्लीज आप लोग एक बार बाल कल्याण समिति आइए, आप बताइए, आप ऐसे अबॉर्शन मत कराइए, ये गलत बात है। ये कानूनी जुर्म भी है कि आप अबॉर्शन करा रहे हैं, और खैर अभी तो कोई डॉक्टर भी आपको अबॉर्शन नहीं करेगा। तो बाल कल्याण समिति आइए, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो बाल कल्याण समिति आपकी पूरी हेल्प करेगी। हमारे यहाँ संस्था भी है जहाँ पे बच्चे को रखा जाता है, और वहाँ पे फिर अगर लगता है कि बच्चे को नहीं लेना है तो फिर जितने भी संस्था है ना सबके आगे झूले लगे हुए हैं मैडम। अच्छा, तो वो झूले में बच्चे अपने रख कर जा सकते हैं। अगर बाय द वे कभी अगर लगता है कि हम बच्चे को डिलीवरी कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ रखें, किसको दे, सेफ बच्चा होना चाहिए। अगर ऐसा लग रहा है तो बच्चे को झूले में डाल दीजिए। आपका हालांकि कैमरा तो लगा हुआ है लेकिन आपका डिस्क्लोज नहीं करेंगे, डिस्क्लोज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा कि किसने दिया किसने दिया, और आपका बच्चा एक बहुत अच्छी फैमिली में जाएगा। अभी हमारी संस्था से इतने सारे बच्चे अब्रॉड गए हैं और बहुत अच्छी, मतलब सोचिए कि रायगढ़ में एक तो हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ठीक है, लेकिन जब बच्चे जब अब्रॉड जाते तो वहाँ जनरली इंग्लिश, लेकिन बच्चे को मैंने देखा कि इंग्लिश में धीरे धीरे बोलना, बहुत अच्छी फैंसी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं आपके यहाँ करके। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि बच्चे को फेंकिए नहीं। अगर आपको नाली में, यहाँ पे, वहाँ पे जहाँ बच्चे मिलते हैं, आप प्लीज आके उसको लाके झूले में डाल दीजिए, सुरक्षित झूले में डाल दीजिए, ताकि उन बच्चों का फ्यूचर बन जाए। बिल्कुल। कम से कम कुछ नहीं से तो कुछ हाँ तो कर दें किसी के लिए। दोस्तों, नए समाज और देश का भविष्य बच्चों की उचित शिक्षा, उनकी अच्छी परवरिश ही तय करती है, और बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनकी अच्छी परवरिश की जिम्मेदारी सिर्फ किसी संस्था या सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की भी है। हम सबका भविष्य तो नहीं संवार सकते, पर किसी एक की भी मदद करने की ठान लें तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जैसा कि इस संस्था में जुड़कर पुनीता जी ने पहल की है। तो हम अगर कुछ ना भी कर सके तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि कोई असहाय बच्चा अगर दिखे तो उसे इस संस्था तक पहुंचाकर उस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। वैसे जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आप सुन रहे थे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर पुनीता जी को, और आज के इस प्रोग्राम का संचालन किया आपकी दोस्त आरजे अमिता ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला।
और दोस्तों अब अपनी दोस्त आरजे अमिता को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।